हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपको लेक्चर में प्राइमरी मिशन तक हमने उसके बाद अगस्त प्रस्ताव तक हमने पढ़ा था ना, बल्कि उसमें 1940 तक अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। तो हमने कल 1940 में जो है ये मामला ख़त्म कर दिया। अब हम आए क्रिप्स मिशन में। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन में ये हुआ था कि क्योंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटिश शर्स को क्या चाहिए थे? सैनिक चाहिए थे जो कि उनके लिए वहाँ मरने के लिए जाएं। तो उनको वहाँ सैनिक चाहिए थे युद्ध की लड़ाई के लिए। तो वो चाहते थे भारत से जो है भारत अपने सैनिक दे हमें। तो उन्होंने जो है ऐसी मतलब भारतीयों को लालसा दी। इतने सालों से तो उन्होंने अपना गुलाम बना के रखा, लेकिन जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ी सैनिकों की, तो उन्होंने जो है भारतीयों को ये सब बोलना, कोई घोषणा पत्र देना स्टार्ट कर दिया कि हम जैसे युद्ध समाप्त होगा हम जो है तुम्हारे लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें भारतीय प्रतिनिधि होंगे, भारतीयों के प्रतिनिधित्व में संविधान सभा बनाई जाएगी और जो है जो निर्वाचित प्रणाली होगी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मतलब उन्होंने जो है एक वो देने घोषणा पत्र स्टार्ट कर दिए। तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध के ही तहत इन्होंने ब्रिटिश के जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे चर्चिल जी, ठीक है, 1942 के समय पे के प्रधानमंत्री थे चर्चिल जी। तो उन्होंने जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, वहाँ पे जो एक स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम का व्यक्ति होगा उसके नेतृत्व में जो है एक विशिष्ट मंडल की स्थापना करके उसको भारत भेजा। कब भेजा? 23 मार्च 1942 को भारत भेजा और फिर 30 मार्च 1942 को जो है ये सब प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिन्हें क्रिप्स मिशन नाम से जाना गया। 23 मार्च को उन्होंने भारत भेजा स्टैफोर्ड क्रिप्स को, और क्रिप्स ने जो है भारत आने के बाद 30 मार्च 1942 को ये सब प्रस्ताव भारतीयों के सामने प्रस्तुत किए। इस प्रस्ताव को जो है क्रिप्स मिशन नाम से जाना गया। इस मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की थी कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। निर्वाचित संविधान सभा मतलब जो जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, उसकी स्थापना की जाएगी। संविधान सभा में जो है भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। जैसे जितने भारतीय राज्य हैं उनमें से एक एक जना प्रतिनिधि है वहाँ पे शामिल किया जाएगा उस संविधान सभा में। युद्ध काल में भारत की जो प्रतिरक्षा का दायित्व होगा, कि भारत की रक्षा करने का दायित्व जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने ले लिया था। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसने भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। ठीक है, कांग्रेस ने अब जो है कांग्रेस क्यों कर रहा था क्रिप्स मिशन का बहिष्कार या विरोध क्यों कर रहा था? वो क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये हम लोगों को अब भारत को जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा, इसीलिए तो बटा ये। तो इन लोगों की जो है ये कांग्रेसियों ने भांप लिया था कि ये ब्रिटिशर्स जो है अब जो है टुकड़े करने की सोच रहे हैं भारत के, इसीलिए ये लोग जो है विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कहकर आलोचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण कहा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो ये कहा महात्मा गांधी ने। ठीक है, टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा किसने दी क्रिप्स मिशन को? ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण किसने कहा क्रिप्स मिशन को, तो ये पट्टाभी सीतारामैया जी ने कहा। अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण क्यों कहा पट्टाभी सीतारामैया ने? ये इसलिए कहा क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी कुछ इसी तरह की घोषणाएं की गई थी कि हम ऐसा करेंगे, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम ये करेंगे भारत के लिए ना। तो ये सब बातें इसमें कही गई थी, इसीलिए इसको सीतारामैया जी ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण बोला। अब नेक्स्ट आती है हमारे क्रिप्स मिशन में इतनी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, इसके नेतृत्व किस ब्रिटिशर्स ने किया था, और
इसमें जो है किसने इसको किस नाम से बुलाया क्रिप्स मिशन को, बस इसमें ये 2-4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है और अगर पेपर में आता है तो इसी में शो क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा और बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1940 हो गया था हमारा अगस्त प्रस्ताव, 42 हो गया था क्रिप्स मिशन। अब आता है नेक्स्ट 43 बेवेल योजना। अब बेवेल योजना क्या थी ये देखते हैं हम। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिलिंथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। अभी तक भारत का वायसराय कौन था? 40 तक लॉर्ड लिलिंथगो था। अब 1943 में जो है लॉर्ड लिलिंथगो हट गया था, उसके जगह पे लॉर्ड बेवेल जो है भारत का वायसराय बन गया था। बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। 4 जून 1945 को इन्होंने इस योजना को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? 4 जून 1945 को बेवेल ने। ठीक है, लॉर्ड बेवेल कब बना वायसराय भारत का? तो वो बना 1943 में। ठीक है, लिलिंथगो हट गया था तब बना। और 1943 से 45 तक इसने जो है संवैधानिक जो भी गतिरोध था चल रहा था उन सबको दूर करने के लिए बेवेल ने एक योजना बनाई जिसको उसने 1945 में प्रस्तुत किया। ठीक है, 1945 में उसने उसको प्रस्तुत किया और यही जो इसने प्रस्तुत किया यही योजना क्या कहलाई? बेवेल योजना। जो योजना बेवेल ने बनाई थी उसी योजना को जो है बेवेल योजना कहा गया। इसके बाद है केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। बेवेल प्लान में क्या क्या कहा गया था? बेवेल ने अपनी योजना में क्या क्या घोषणा की थी या क्या क्या रखा गया था, ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है बेवेल ने कहा कि एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। ठीक है, क्या कहा उसने यहाँ पे? उसने ये कहा कि परिषद में अपने को तो उसने रखा ही, ब्रिटिशर में क्या होगा? वायसराय होगा और जो सैन्य प्रमुख होंगे वो भी जो है अंग्रेज होंगे, उसके अतिरिक्त जो सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, ऐसा उसने कहा। ठीक है, मतलब टॉप पे उसने फिर भी अंग्रेजों को ही रखा। और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। प्रतिरक्षा विभाग मतलब जो बाहरी देशों से जो भी खतरा होता है उन सब से बचाव का जो वो होगा विभाग बनता है, डिफेंस कह सकते हैं हम, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वो जो है वायसराय के अधीन होगा, ऐसा कहा बेवेल ने अपनी योजना में। फिर बेवेल ने क्या कहा कि जो कार्यकारिणी होगी परिषद उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या और हिंदुओं की संख्या जो है बराबर होगी, ऐसा उसने कहा। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। अब वीटो शक्ति क्या होती है आगे देखेंगे हम, वीटो शक्ति के बारे में भी आएगा अभी। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल जो होगा वो बिना कारण से वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ऐसा भी बेवेल ने अपनी योजना में कहा। ये वही अगस्त प्रस्ताव और वही बात हो गई अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स योजना में जो कहा गया संविधान के बारे में, तो वही इसने भी कहा कि विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी सभी नेताओं को जो है रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, ऐसा इसने कहा। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे क्रांतिकारियों को या नेताओं को जो है गिरफ्तार कर दिया गया था, तो उन्होंने यहाँ पे जो है उन सबको भी रिहा कर दिया। 1943 के बेवेल योजना में ये कहा गया और उन्होंने उनको रिहा कर दिया और एक शिमला में जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, ऐसा कहा। ठीक है, तो अब जो शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा उसने कहा था, वो शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में। तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। ठीक है, कब से कब तक किया गया? 1945, 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच जो है शिमला में जो है एक सर्वदलीय सम्मेलन जो है आहूत किया गया या बुलाया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि क्रिप्स जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किया था अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। महात्मा गांधी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसी किसी हम उनके शिकार हों योजना के।
मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या कहा, जो जिसे कांग्रेस अस्वीकार करेगी उसको जो है मुस्लिम लीग के सदस्य में चयनित हम करेंगे, ऐसा कहा मुस्लिम उसने समुदाय ने। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित करा विफल? क्योंकि उसमें कांग्रेस तो आई नहीं थी ना, महात्मा गांधी जो मेन थे वो तो आए नहीं थे, तो जो बात होनी होगी या जो चीज़ उनको अपनी योजना समझानी होगी वो नहीं कह पाए होंगे, तो एक ही पक्ष के साथ वो नहीं कर सकते थे समझौता, या जो भी उनको योजना अपनी फलीभूत करनी थी एक ही पार्ट उसके साथ नहीं कर सकते थे ना, तो इसीलिए जो है दोनों का होना जरूरी था, कांग्रेसियों का भी। तो गांधी जी गए नहीं थे, तो इसीलिए जो है 14 जुलाई को वायसराय ने इसको क्या कर दिया था, विफल घोषित कर दिया गया था शिमला सम्मेलन को 14 जुलाई को। 25 से 14 जुलाई तक हुआ था ना, 25 जून से 14 जुलाई, तो शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 क्या था, इम्पोर्टेंट है ये भी। संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श को ब्रिटिश सरकार ने एक दूत मंडल 15 मार्च 1946, ये लोग बस दूत मंडल ही भेजते रहे यहाँ, कभी कुछ भारतीयों के ऊपर ये लोग रखते गए बातें, घोषणाएं अपनी। तो संविधान, अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर हुआ और संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश से एक दूत मंडल 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषित किया। संविधान बनाने के लिए जो है एक मिशन, एक दूत मंडल जो है घोषित किया गया, जिसको 15 मार्च 1946 को, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत पहुंचे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो ये सदस्यों को भेजा गया भारत, तो इसमें 3 जो आए थे सदस्य, वो कौन थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के? एक थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स तो वही जो क्रिप्स मिशन वाले थे, उसके अलावा पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आ जाते हैं, पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखने हैं, नोट्स बना लीजिए इसके आप, कि कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन आए थे भारत, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक संघ का उपबंध किया गया, ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंत करने का उपबंध किया गया। ठीक है, कि अब ब्रिटिश प्रभुसत्ता बहुत हो गई भारत में, अब इसका अंत करो। एक अंतरिम सरकार का उपबंध किया गया। अंतरिम सरकार मतलब एक नॉर्मल वैसी सरकार जिसमें एकदम से अभी पूरी, जब तक जाती है ना कि कैसे होगा क्या होगा, संविधान पूरी तरह से बन नहीं जाता, तब तक के लिए एक सरकार का गठन किया गया जिसको अंतरिम सरकार कहा गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा का तुरंत चुनाव का भी उपबंध किया गया, कि संविधान जो बनेगा, संविधान बनाने के लिए जो सभा होगी, ठीक है, अब कोई ग्रुप ही तो होगा, संविधान बनाने के लिए ग्रुप तैयार किया गया होगा ना, कि वो ग्रुप जो है आपस में डिस्कशन करेगा कि हमें इस संविधान में क्या क्या कानून डालने हैं, फिर उस एक पर्टिकुलर कानून पे, एक पर्टिकुलर लॉ पे, एक पर्टिकुलर अनुच्छेद पे बातें होती होंगी कि ये वाला अनुच्छेद सही है, फ्यूचर उन लोगों को संविधान बनाना था, तो वो उसी टाइम के लिए नहीं बनाना था, उस परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें संविधान बनाना था, फ्यूचर को देखते हुए। तो फ्यूचर को देखते हुए बनाने के लिए कम से कम बहुत अच्छे खासे अच्छे पढ़े लिखे विद्वानी लोग चाहिए थे, तो उसके लिए चुनाव कराने की जो है बात रखी गई कि संविधान निर्मात्री सभा के लिए जो है चुनाव का उपबंध किया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव भारतीयों द्वारा स्वीकार किए गए। जो कैबिनेट मिशन ने जितने भी प्रस्ताव दिए थे भारतीयों को, वो सब जो है भारतीयों ने अस्वीकार कर दिए। 1946 जुलाई में संविधान सभा का चुनाव किया जाना था। इसके अनुसरण में संविधान सभा का चुनाव हुआ, मतलब कि जब 1946 में चुनाव होना था संविधान सभा के लिए, तो वो चुनाव जो है संविधान सभा
का चुनाव हुआ, जिसमें कितने सदस्य और मतलब कहाँ कहाँ से कितने सदस्यों का चुनाव इस संविधान सभा के लिए किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर ये आपको याद रखने हैं कि किस किस एरिया से कितने सदस्य प्रतिनिधि के रूप में जो है संविधान सभा के लिए नियुक्त किए गए। तो संविधान सभा में जो है प्रांत जो होते थे उस टाइम पे, वहाँ से कुल 292 सदस्य आए, और जो देसी रियासतें होती थी वहाँ से 93 सदस्य चुने जाने थे। रियासतें मतलब अभी भी राजा महाराजा अंदर था जो एरिया, उसको देसी रियासत कहा जाता था। तो 93 सदस्य वहाँ से चुने जाने थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित होने थे। जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे ना, जहाँ पे गवर्नर्स राज करते थे, तो उन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से भी निर्वाचित होने थे। तो 292 तो निर्वाचित होने थे कहाँ से, प्रांतों से, और 93 सदस्य कहाँ से होने थे, देसी रियासतों से, और 4 जो होने थे वो होने थे आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से। कुल 10 लाख जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि का अनुपात रखा गया था, मतलब कि जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है। एक एरिया में 10 लाख अगर लोग हैं तो वहाँ पे एक प्रतिनिधि रखा गया था। सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम, सिख और साधारण रूप से चुनाव हुआ, ठीक है। सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम, सिख व साधारण रूप से चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणी पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। क्वेश्चन आ जाता है कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो किस पद्धति में हुआ था, तो एकल संक्रमणीय पद्धति में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देखो इसको हाईलाइट भी करके लिखा गया है, एकल संक्रमणीय पद्धति। तो इसमें क्या है कि जो देसी रियासतों चयन की पद्धति परामर्श से निर्धारित की जानी थी, ठीक है। जो देसी रियासत के चयन की पद्धति थी उसमें परामर्श से निर्धारित किया जाना था कि कौन किसे बनाए किसे नहीं बनाए, तो ये परामर्श के थ्रू बनाना था। नेक्स्ट है आपका माउंटबेटन योजना। अब आ जाती है हमारी कौन सी योजना, 1947 में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अब जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंतरिम सरकार में कोई भी कांग्रेस वाला आए, तो जब कैबिनेट मिशन ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के इनवाइट किया, तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसमें पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है। उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कांग्रेस को बुलाएं, तो इस वजह में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया, और अपना भी फिर वो बाद में जो है खुद जो है वहाँ अंतरिम सरकार में शामिल हो गया, और उसने उसमें शामिल होकर गतिरोध उत्पन्न किया। गतिरोध मतलब कि अब वो क्या चाहता था, उसके मन में बैठ गया था कि हमें एक अलग अपना अलग देश चाहिए, मुस्लिम समुदाय का। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है, ठीक है। जब मुस्लिम लीग वाले थे वो जो है उसमें प्रेजेंट नहीं रहे, किसमें, जो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक रखी गई ना, जब चुनाव हुए, चुनने के बाद संवैधानिक सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो संविधान सभा के लिए पहली बैठक रखी गई थी उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। इससे उन्होंने बता दिया कि अब जो है भारत को टुकड़ों में बांटना ही, अब जो है इसको एक करके रखना संभव नहीं है, यहाँ से जो है पता चल गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसा कहा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने, अब वहाँ पे एटली ने क्या कहा, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1946 को पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी, ऐसा एटली ने कहा। ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो था उसने क्या कहा कि 30 जून 1946 को सत्ता जो है भारतीयों को सौंप दी जाएगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटेन को वायसराय के रूप में भेजा गया भारत, ठीक है। अब निर्बाध हस्तांतरण के लिए सत्ता अभी तक
कार्यकाल थे, कुछ दस्तावेज होंगे, ऐसी जो भी चीज़ें होंगी जो अंग्रेज़ों ने अपने उसमें करी होंगी अंडर, या फिर जो भी स्टैम्प लिखवाने होंगे कि हाँ अब हम दे रहे हैं तुम्हें, ये सब तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के देखने के लिए जो है बेवेल के स्थान पर अब लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में, ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन के उसमें कौन सी परिषद बनी थी? कार्यकारिणी परिषद तो नहीं बनी थी, विभाजन परिषद बनी थी। इसी विभाजन परिषद के थ्रू जो है भारत पाकिस्तान अब अलग होने जाएगा। तो अध्यक्षता में जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जो विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इन दो लोगों ने जो है माउंटबेटन योजना में अध्यक्षता निभाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया। क्या बयान जारी किया उसने? माउंटबेटन ने उसने ये कहा कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन ने क्या कहा कि क्या क्या होगा, अब हम सत्ता जो है तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, अब ये भारत पे तुम्हारा राज होगा, तुम्हें जिस तरीके से कानून बनाने हैं, जिस तरीके से लॉ बनाने हैं, जो भी तुम्हें संविधान बनाना है वो तुम अपने तरीके से बनाओ, और ये सब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। ऐसा जो है माउंटबेटन ने अपनी योजना में कहा है। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से इसलिए जाना जाता है। योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु, अब जो माउंटबेटन योजना थी ये इसका नाम ही विभाजित परिषद था, तो इसके तहत ये कहा गया था माउंटबेटन योजना में कि जो भारत है उसको 2 संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो एक वो आई, वो कहाँ से आई, किस योजना के तहत आई? माउंटबेटन योजना के तहत। पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा कि पंजाब और बंगाल का विभाजन किस तरह से हम करें, ये जानने के लिए, क्योंकि बंगाल और वो एक उसमें आ जाते थे ना, तो इसका विभाजन किस तरह से किया जाए, इसके लिए जो है जनता से जो है वोटिंग कराई जाएगी, ऐसा कहा गया। देसी रियासतों को जो है अपनी इच्छा अनुसार उनको एक ये दिया गया कि वो अपनी इच्छा, जो देसी रियासतें राजा महाराजाओं की थी, उनसे ये कहा गया क्या तुम अपनी इच्छा से पाकिस्तान में तुम शामिल होना चाहते हो तो पाकिस्तान में हो जाओ, अगर भारत में शामिल होना चाहते हो तो भारत में हो जाओ। तो ये जो देसी रियासतें थी वो अपनी मनमर्जी के मालिक थी कि उनको जहाँ जिस भी जगह शामिल होना था वो वहाँ बस सकते थे। लेकिन जो वो हैं पंजाब और बंगाल जो थे उनके लिए ये कहा गया कि यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी। फिर जो है ऐसा हुआ, भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा कि वो राष्ट्रमंडल की जो है वो सदस्यता को त्याग सकते हैं, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण। अब हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका है 1946 में, जो है माउंटबेटन ने दे दिया था कि हम तुम्हें तुम्हारा वतन वापस करते हैं। तो अब आया स्वतंत्र हो गया भारत। स्वतंत्र भारत में अब जो संविधान बन रहा है उसके बारे में है कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता संविधान 1947। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भारतीय विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से स्थापित किया गया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृति मिल गई। ठीक है, जो ये अधिनियम था कि भारत को अब हम उन्हीं के हवाले कर रहे हैं, जो भी बातें की गई थी इसको जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? इसमें उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित कर दिए जाएंगे। डोमिनियन मतलब राष्ट्र जो हैं अलग अलग कर दिए जाएंगे, जो कि कौन होंगे? भारत और पाकिस्तान। क्या उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत बनाए जाएंगे, ऐसा कहा गया कि बंगाल और पंजाब के 2 प्रांत बनेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष प्रांत ब्रिटिश भारत में सम्मिलित माने जाएंगे। मतलब जो पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं वो उधर को मिलें और बाकी जो है भारत में ही रहें, ऐसा कहा गया।
पूर्वी बंगाल, सिंधु, पश्चिमी बंगाल और असम का जो सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था ना, लेकिन असम तो यही है। भारत में महामहिम को सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का प्रभाव कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 में। जो ये अंग्रेज़ों के जो महामहिम का जो हमारे ऊपर एक प्रभाव था वो जो है कब ख़त्म हुआ? स्वतंत्रता के साथ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान तथा भारत के विधानमंडल को कुछ विषयों पर कानून निर्मित करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के जो विधानमंडल होंगे उनको कुछ विषयों पर कानून निर्मित करने का पूरा अधिकार होगा। इससे ब्रिटिश संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, अभी भी मतलब ब्रिटिश जो है उनकी संसद के अकॉर्डिंग चल रहे थे हमारे भारतीय। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक इन दोनों डोमिनियन राज्यों को शासन चलाने में सहयोग देगा, ऐसा भी कहा गया। जो 1900 मैंने बताया था ना कल कि 1935 वाला जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत बहुत से कानून ऐसे हैं जो अभी भी हमारे वहाँ वही कानून यूज़ किए जाते हैं, वही कानून फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहा गया कि जो भारत और पाकिस्तान जो भी नियम बनाएगा उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के भी जो नियम होंगे वो लागू किए जा सकते हैं। अनिवार्यता के अनुसार अधिनियम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो ये अधिनियम है उसमें ऐसा बोला गया कि परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो मतलब जैसे 1935 के कुछ लॉज हैं वो अगर हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको अगर हमें अब ऐसा लग रहा है कि वो फॉलो मतलब वो है नहीं, एक्चुअली अब समय बदल गया है, अब उनको लागू नहीं कर सकते, तो वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इसीलिए तो अभी जो संशोधन होते हैं वो सब होते हैं। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा, मतलब अलग भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा। उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। महामहिम जो होगा ब्रिटिश का उसके द्वारा जो है उसे नियुक्त किया जाएगा। उन समस्त अनुबंधों और संधियों को समाप्त कर दिया जाएगा जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय राज्यों के मध्य हुए थे। मतलब जो भी अनुबंध हुए होंगे, जो भी संधियाँ हुई होंगी अंग्रेज़ों और भारतीयों के मध्य, उन सबको समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत सम्राट का सम्राट शब्द भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया। किसमें? ऐसा कहा गया आपका 1946 के भारत परिषद स्वतंत्रता अधिनियम में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था भारत। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो पैथिक लॉरेंस ने की थी। इसके अन्य जो हैं टोटल तीन सदस्य थे ना, तो अन्य जो सदस्य थे इसके कौन थे कैबिनेट मिशन के? एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एपी अलेक्जेंडर थे। भारत मुंबई में आगमन, मुंबई की तरफ से जो है ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इसका आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। रिपोर्ट जो है सौंपी गई 16 मई 1946 को। इसमें विशेष ये है कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। स्पष्टीकरण क्या है इसका कि संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो किसके कैबिनेट मिशन के उसमें किया गया था ना, संविधान सभा। कैबिनेट मिशन नहीं तो प्रस्ताव में कहा था कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करेगा। क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। और माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना को क्या कहते हैं? 3 जून 1947 योजना भी कहते हैं। इसका संबंध भारत का सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर 2 भागों में विभाजन करना था। ठीक है, तो इस योजना का क्या उद्देश्य था कि जो ये हमारा इतना प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत को 2 भागों में विभक्त करना था। अब परीक्षा के ज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? एलिजा एम्पेजी बनाए गए थे। तो ये हमने सब कुछ ये परसों के लेक्चर में देख लिया है कि ये इसमें बस ये नोट्स बनाए हुए हैं कि लाइन से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पीछे के जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसमें से छांट के नोट्स बनाए हुए हैं। वही सब है कि क्या क्या चीज़ किस अधिनियम में इम्पॉर्टेंट थी, वो चीज़ें जो है इसमें बताई हुई हैं। आप ये लिस्ट को नोट कर सकते हैं और इसमें से कई सवाल आपके बन जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन हुए। वो 3 परिवर्तन क्या थे कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, पूरी तरह से संप्रभु निकाय मतलब कुछ भी वो संविधान सभा जो है संविधान में कुछ भी डाल सकती थी या कुछ भी बना सकती थी, उसमें कोई ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा कहा गया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे। ठीक है, अब जो संविधान सभा थी वो विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे कि एक तो संविधान का निर्माण करना था और देश के लिए विधि निर्माण। अब संविधान सभा जो है विधायिका बन गई, मतलब कि अब उसके ऊपर 2 काम आ गए। उसको संविधान सभा मतलब उसको जो है संविधान भी लिखना था और देश के लिए कानून भी बनाने थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। ठीक है, कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। तो आज हमने यहाँ तक देख लिया है, देखते हैं अभी और कुछ है तो नहीं आगे। और आगे कुछ नहीं है, बस यह है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी ना संविधान हमारे आज़ाद होने के बाद, तो उस संविधान के सदस्य कौन कौन थे और किस विभाग में कौन सा सदस्य था, उसकी लिस्ट है पहली वाली। और दूसरी लिस्ट है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है, जो 1947 में भेजा गया था कैबिनेट मिशन करके, उसमें सदस्य और विभाग जो है कौन कौन से थे वो इस लिस्ट में दिया गया है। इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट से कौन सा सदस्य जुड़ा हुआ था। तो हमारा लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, एक एक लाइन करके आपको समझा सकूँ, ताकि आपको अपनी जो भी आगे बुक्स पढ़ें आपको उसमें आसानी हो, आपको आसानी से हर एक चीज़ जो है समझ में आए, कि आप जो भी पढ़ने हैं आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी तो जो रिवीज़न है वो आपको खुद करना है, और जो पढ़ाई जितनी भी नॉलेज आपको गेन करनी है वो खुद करनी है। लेकिन आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ से वो नॉलेज गेन कर सकते हैं ना। मैं एक छोटा सा उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने को, कि मैं किस तरीके से आपको जो है बुक पढ़ने का एक वो बता सकती हूँ कि बुक कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए फिर, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।